नमस्कार। डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद नगर निगम के ऑफिस में और हमारे साथ हैं गाज़ियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त श्री महेंद्र सिंह तंवर जी। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे हमारी जो डेल्टा कॉलोनी है उससे जुड़े मुद्दों पे और समस्याओं पे और जानेंगे नगर निगम की व्यवस्थाओं पे। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपने हमें टाइम दिया। तो सर अब हम जैसे चर्चा करेंगे डेल्टा कॉलोनी से रिलेटेड जो हमारी समस्या है उन पर। तो सर सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे एरिया की जिस पे काम भी अब शुरू हो गया है वो है सर ब्रिज विहार नाले के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट। ये सर अभी 26 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन भी हुआ था फॉर्मली। तो सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या स्टेटस चल रहा है और अभी क्या है और कितना और समय लगेगा इसमें। देखिए, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि काम शुरू हो गया और मौके पे काम चल भी रहा है और आप संयोगवश जो है आज जो मॉर्निंग की मीटिंग थी इस विषय पे उसमें आप भी शामिल रहे हैं। मई तक हमारा टारगेट ये है कि इसकी पूरे 11 किलोमीटर की डिसिल्टिंग हम लोग कर दें और डिसिल्टिंग में लगभग हम 60 से 70 हज़ार टन के आसपास इसमें से जो सिल्ट है वो निकलने की उम्मीद है। अभी तक हम 2750 टन के आसपास सिल्ट निकाल चुके हैं। तो एक बार जब डीप क्लीनिंग हो जाती है और उसके बाद में फिर हम लोग इसका जो एक कंपोनेंट है वो तो क्लीनिंग है, दूसरा कंपोनेंट इसका है कि इसका जीर्णोद्धार करना, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन भी उसमें रहेगा, ग्रासिंग भी रहेगी। तीसरा जो कंपोनेंट है वो पानी की क्वालिटी जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक केवल दिखने में नाला कैसे दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो जो वाटर पैरामीटर्स हैं उन वाटर पैरामीटर्स को भी हमें सीपीसीबी के जो लेवल्स हैं उन पे मेंटेन करना है। और इसके बाद जो है एक चैलेंज हम जो फेस कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आपके, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों से ही मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये नाला जो है आपका खुद का नाला है, आप इसको साफ़ रखने में आपका सहयोग भी हमको बहुत ज़रूरी है। अभी भी जो आज मुझे मॉर्निंग में फीडबैक मिला है कि हम क्लीनिंग लगातार करते जा रहे हैं लेकिन लोग पीछे से अपनी खिड़कियाँ खोल के उसमें कचरा फेंकते रहते हैं और रोज़ लगभग 1 टन के आसपास कूड़ा उसमें डाल देते हैं। तो जब तक लोग भी जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी व्यवस्था जो है ना, कितने भी हम लोग सफाई कर लें वो मेंटेन नहीं हो सकता। तो वहाँ के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। वहाँ की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ लीगल हैं कुछ इलीगल हैं, वो भी इसमें बहुत सारा डिस्चार्ज करते हैं जो इलीगल डिस्चार्ज है। तो मुझे लगता है कि दोनों लोग अपना पार्ट प्ले करें, नगर निगम अपना पार्ट प्ले करे और आप अपना पार्ट प्ले करें, तो मुझे लगता है कि कुल मिला के हम उसको एक नया रूप दे सकते हैं, नया स्वरूप दे सकते हैं। केवल आप ये चाहें कि आप गंदा करते जाएंगे और नगर निगम को ब्लेम करते जाएंगे साफ़ करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो एक टाइम तक तो ठीक है, उसके बाद फिर उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जी। तो सर जैसे अभी जो हमने देखा नाले की सफाई हो रही है, वहाँ से मलबा निकाल रहे हैं और वो फिर आगे जहाँ भी जाएगा, तो सर ये तो पहले भी होता था, तो अभी इसमें क्या इस जो प्रोजेक्ट जो 25 करोड़ का है इसमें एडिशनल क्या है? जैसे सफाई आएगी फिर पीछे से गंदगी आएगी वो, तो सर मैंने बताया कि ये केवल एक कंपोनेंट है जी, पहले केवल यही कंपोनेंट होता था। करेक्ट। तो ये जो कंपोनेंट है वो हमारे लिए 15 से 20% का कंपोनेंट है जी। ये हमारा कोई बहुत प्लान नहीं है कि लगातार साफ़ करना। इसके बाद जो इसके, क्योंकि जब तक कोई भी काम हम इसमें शुरू नहीं कर सकते जब तक इसकी एक क्लीनिंग ना हो। करेक्ट। तो क्लीनिंग करने के बाद में हम बायो रिएक्टर्स इसमें हमारे 2 जगह लगेंगे जो पानी को क्लीन करेंगे। तो बायो रिएक्टर्स हैं, लगातार क्लीनिंग भी रहेगी, जालियाँ भी लगेंगी जगह जगह और इसका ब्यूटिफिकेशन भी होगा उसमें। तो इसको कैनाल का रूप देने का हमारा प्लान है कि कैनाल का रूप कैसे दे सकते हैं। अब दूसरी समस्या पे चर्चा करें जो कि काफ़ी भयावह है और बढ़ती ही जा रही है सर, वो है डेल्टा कॉलोनी में जो आवारा पशु हैं उनसे रिलेटेड जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और सर आजकल तो ये भी हो गया है कि एक क्रिमिनल प्रेसिडेंट्स हो जाता है इस पे। लोग पहले तो कुत्ते ही काटते थे इंसान को, लेकिन अब लोग आपस में लड़ते हैं और उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं, जैसे कुछ हाथापाई हो गई, कुछ हो गई। तो सर जनसंख्या डॉग्स की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे क्षेत्र में और आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, लोग भी लड़ते हैं और कैजुअलिटीज़ भी होती है। तो सर इससे रिलेटेड नगर निगम का क्या व्यवस्था बनने जा रही है? नगर निगम का जहाँ तक डॉग्स के संबंध में है तो हम लोग भी कुछ एक्ट्स हैं उनसे बंधे हुए हैं। हम किसी भी डॉग का जो हैबिटेशन है वो हम चेंज नहीं कर सकते। हम लोग उसको वहाँ से लेके कहीं दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो एनिमल क्रूरल्टी एक्ट में अलाउड नहीं है। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं नगर निगम के रूप में और कर भी रहे हैं वो है स्टरलाइजेशन।
तो स्टरलाइजेशन के लिए हमारी एक व्यवस्था है, हमारे पास में पीएफए इस टाइम पे एग्रीमेंट हमारे पास पीएफए के पास में है। हालांकि हमने इसका दोबारा से उनका टाइम पूरा हो गया था तो हमने एक नया टेंडर किया हुआ है। तो अगर वो इस पीएफए को मिले या किसी दूसरी फर्म को मिले या नंबर ऑफ़ फर्म्स को मिले, तो स्टरलाइजेशन का एक व्यवस्था हम लोगों ने अपने यहाँ पे बना रखी है। तो जहाँ भी इस तरह के इश्यूज़ हैं वो नगर निगम को ईमेल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी लिख सकते हैं। जिन एरियाज़ का स्टरलाइजेशन कराना है हम लोग स्टरलाइजेशन कराते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन करने के बाद में हम लोग को उसी एरिया में छोड़ते हैं जहाँ से हमने उसको उठाया है। सर जैसे इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, जैसे हमने भी जैसे रीच आउट किया एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कि भाई किसको रीच आउट करना है, उन्होंने कहा नगर निगम को करना है। नगर निगम ने पीएफआई का एक नंबर दिया हमें, पीपल फॉर एनिमल का, वो सर नंबर नहीं उठाते, या बीच में ऐसा आया कि टेंडर खत्म हो गया है अब कुछ फाइनेंशियल मैटर्स पे। तो अभी सर क्या करंट की स्थिति क्या है अभी जैसे किसी को स्टेरलाइजेशन कराना है मोहल्ले में तो उसको क्या करना होगा सर? देखिए मैंने बताया आपको कि मैंने आपको बताया कि टेंडर का जो अवधि होती है वो 1 साल की होती है। तो जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है 15 से 20 दिन का, जिसमें नया टेंडर आता है, पुराना टेंडर खत्म होता है। लेकिन वो ये नहीं होता कि जिस दिन हम टेंडर कर देते हैं पुराना खत्म हो जाता है। पुराना तब खत्म होता है जब नया स्टार्ट हो जाता है। तो कोई ट्रांजिशन गैप उसमें नहीं है। और आप जो हमारे वेंडर हैं, अगर आपको वहाँ पे कोई इशू आ रहे हैं तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है नगर निगम का, मेरा कंट्रोल रूम है, मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, मेरे ईमेल है, आप वहाँ पे मुझे ईमेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम को अपडेट कर सकते हैं और फिर हमारी टीम कोऑर्डिनेट करके उनका स्टरलाइजेशन इंश्योर करा देती है। सर एक और समस्या है, कुत्ते तो एक तरीके का अलग जानवर है, एक होता है बंदर जो कि वन विभाग के अंडर आता है। सर उसको पकड़ने के लिए और वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, अपने आप कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत आपराधिक मामला हो जाता है। तो सर उसके ऊपर वो भी नगर निगम के अंडर आता है सर? देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और हर चीज़ के लिए हम लोग नगर निगम को कई बार ब्लेम कर देते हैं। तो बंदर जो है वन्य जीव है और वन्य जीव होने के नाते इसकी परमिशन वन विभाग से हमको लेनी होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और हम लोगों ने पहले परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था। 200 बंदर पकड़ने की हमने परमिशन मिली भी थी हमको। और जब परमिशन मिलने के बाद में हमने टेंडर किया, टेंडर करने के बाद में जो रेट आया उस रेट पे उस वेंडर ने जो है किन्हीं अन्य कारणों से जो लोग नहीं चाहते कि बंदर पकड़े जाएं, उन्होंने उनको इतना परेशान कर दिया कि उसने आखिरी में वो टेंडर सरेंडर कर दिया। और फिर हमने एक 2000 बंदर पकड़ने की परमिशन और मांगी थी, जो वन विभाग ने हमें एक रीज़न लिखते हुए, वो रीज़न आप लेटर में पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा उसको, लेकिन उस लेटर में उस बात को लिखा हुआ है। उन्होंने लेटर जारी किया कि जो परमिशन आपने मांगी है वो हम नहीं दे सकते, रिजेक्ट की जाती है, और इससे पहले की जो परमिशन है वो भी रिजेक्ट की जाती है। तो वो ऑफिशियल लेटर है, आप मेरे डिपार्टमेंट से या वन विभाग के डिपार्टमेंट से आप उस लेटर को ले लीजिएगा। उस लेटर को पढ़ के आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जब परमिशन आपको नहीं मिलती है वन विभाग से तो नगर निगम का कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो वन्य जीव को पकड़े। लेकिन क्योंकि नगर निगम एक जिम्मेदार संस्था है और अपने लोगों के लिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो हमने उसमें एक पत्र भी लिखा वन विभाग को कि अगर आप अपने स्तर पे भी टेंडर करते हैं और बंदर पकड़ने के लिए जो भी खर्च आएगा वो खर्च जो है वो नगर निगम वहन करने के लिए तैयार है। तो उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला। तो मैं इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा। तो जो मैंने पूरा खर्चा बियर करने के लिए भी मैंने पत्र में लिखित रूप में दिया है उनको। तो उसके बाद मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को वन विभाग को मुझे लगता है अटेंड करना चाहिए। सर एक और बड़ी जो समस्या है हमारी वो है कुछ हमारे जो क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो कि वर्षों से नहीं बनी है सर। और जैसे रामपुरी की है, वो फ्लाईओवर उतरते हैं साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से, तो अगर सीधे चले जाएं तो वो कमला मार्केट और वो रामपुरी वाला है सर, वो तो पहचान बन गई है हमारे क्षेत्र की। लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो ऑलरेडी टेंडर हो चुका है जी। हाँ, वो आचार संहिता की वजह से काम शुरू नहीं हुआ है, 10 तारीख के बाद उसमें काम शुरू होगा। और सर ऐसी जब कंट्री इनकी तरफ से जो डेल्टा कॉलोनी की तरफ आते हैं तो सर जो वो सड़क उसमें गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं सर। देखिए मैं आप उस क्षेत्र में रहते हैं तो आप रेफरेंस दे सकते हैं कहाँ से कहाँ तक का। तो मैं इतना स्पेसिफिकली तो आपको नहीं बता पाऊँगा कि कौन सी सड़क की आप बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे टेंडर हमारे ऑलरेडी हैं। आप एक बार चाहें तो डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लीजिएगा, बट जहाँ जहाँ हमको गैप्स मिले थे वो गैप्स हमने पूरे किए हैं। और करीबन 77 किलोमीटर की सड़कें इस बार डामर की सड़कें पहली बार हम लोग डेवलप करके दे रहे हैं शहर को।
तो वो सारे के सारे टेंडर में हैं। कुछ सड़कें बनी भी हैं, कुछ सड़कें सर्दी की वजह से भी रुकी थी, आचार संहिता की वजह से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डामर का काम जो है वो ठंड में नहीं हो पाता है। जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, अभी 1 वीक के बाद में फिर से काम होना शुरू होगा। तो कुछ पर्टिकुलर अगर आप सड़क की या गली की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे पाऊँगा। वो आप पर्टिकुलर मेरे डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं कि वो अंडर टेंडर है या हमने उसको टेकअप किया हुआ है अथवा नहीं। अगर कहीं कोई पॉइंट ऐसा है जो टेकअप नहीं किया गया है तो आप उसको रिटर्न में सबमिट करा दीजिएगा, उसको हम दिखवाएंगे कि वहाँ पे क्या काम होना है या क्या काम नहीं होना है। अगला है जैसे कि जो पेड़ों की छटाई होती है, तो पेड़ों की छटाई में जैसे कई बार पेड़ बढ़ जाते हैं, तारों में अटक जाते हैं। अब उनके लिए जैसे हम लोग IGRS के माध्यम से लिखते हैं नगर निगम को, तो वो वन विभाग को कर देते हैं। वन विभाग जो है फर्दर वो फिर कहते हैं कि बिजली विभाग देखेगा इसे। उसमें भी वो आते हैं जैसे कभी कभी, तो वो देखते हैं कि पार्क के अंदर है कि पार्क के बाहर है। वो कहते हैं पार्क के अंदर है तो नगर निगम देखेगा, वरना इस ढंग का रहता है। तो सर वो उस ट्रैक में वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है वो, और फिर वो पता ही नहीं चलता कि कौन से विभाग को छटवाने के लिए, क्योंकि आप हम करें, आम जनता करती है तो वो आपराधिक मामला टाइप हो जाता है। तो सर इसका भी बड़ा वो है, कन्फ्यूजन है सर। नहीं, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं इसमें बताना चाहूँगा कि व्यवस्था क्या है। 3 चीज़ें आपने टच की हैं और तीनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं बेसिकली। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर कहीं पे कोई बिजली के तार निकल रहे हैं, चाहे वो वन विभाग का मैटर हो चाहे नगर निगम का मैटर हो, वहाँ पे शटडाउन लेने के लिए हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वन विभाग, बिजली विभाग से। तो अगर तार निकल रहे हैं तो तार का NOC का मतलब या परमिशन का मतलब ऐसा नहीं कि वो छटाई करेंगे आके। छटाई वो शटडाउन लेने के लिए हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि कोई किसी को करंट वगैरह झटका वगैरह ना लगे। तो ये तो बिजली विभाग का रोल है। वन विभाग और नगर निगम के रोल में भी कोई वो नहीं है। पेड़ अगर आप कटवाते हैं कोई, तो आप वन विभाग की परमिशन लेते हैं, कुछ पेड़ों को छोड़ के जिनकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर छटाई की बात है तो नगर निगम क्षेत्र में पब्लिक प्लेसेस में, मैं कैंपस के अंदर की कोई छटाई नहीं करता हूँ। पब्लिक प्लेसेस की जो पेड़ों की छटाई है वो नगर निगम करता है और हम लोग अभी कर भी रहे हैं। बट एक थोड़ी सी शिकायत हमारी भी रहती है लोगों के लिए। जैसे लोगों को हमसे शिकायत हो सकती है, हमारी भी कुछ शिकायतें रहती हैं कि वो टीम को बुला के उस पेड़ को इस तरह से छटवा देते हैं कि उसका बिल्कुल जो औचित्य है पेड़ का वो ख़त्म करा देते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा इसमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और छटाई को छटाई के तरीके से कराना चाहिए। वो पूरे की पूरे डालियाँ काटने से जो है पेड़ को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो पेड़ काटने की श्रेणी में आता है और उस पर आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। तो छटाई को छटाई के तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा हम लोग बेहतर तरीके से इस बात को आगे बढ़ पाएंगे। हमारे भी जो एम्प्लॉइज़ हैं शिकायत करते हैं कि साहब बुला के जो है पूरा पेड़ में जो मेन तना है उसको छोड़ के सारा काटने के लिए बोल देते हैं। तो थोड़ा सा मैं लोगों को भी अनुरोध करूंगा कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखें कि छटाई को छटाई के रूप में ही कराएं तो बेहतर होगा। जी सर, हम इस पर भी बिल्कुल एक अभियान चलाएंगे अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए। जी। तो सर आप कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नगर निगम ही है आम आदमी के लिए? बिल्कुल आप कर सकते हैं, और मैंने जो मैंने कंट्रोल रूम की बात की है आप उस पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद 311 करके भी ऐप हमने लॉन्च किया है। ये भी हमने अंडर ट्रायल 1 महीने के लिए रखा हुआ है, तो उसको भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो शिकायतें आप दर्ज कर सकते हैं। जी सर, एक और जो बहुत बर्निंग इशू आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि अभी इलेक्शंस का वेट हो रहा था, अब लोग ऐसी बातें चल रही हैं कि नगर निगम हाउस टैक्स में बहुत इजाफा करने वाला है। कुछ लोग, जो कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, वो तो एक एस्टिमेट फिगर भी दे रहे हैं कि 10 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा जो हाउस टैक्स है। तो सर ये तो बहुत ही ज़्यादा है सर, अगर ऐसा कुछ है या आप सच्चाई जानना चाहते हैं सर आप? नहीं, ऐसा देखिए, मुझे लगता है कि हर वो चीज़ जो अखबारों में छपती है वो सही ज़रूरी नहीं कि सही हो। मैं ये बात से अपनी बात स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो है ना वो मिस रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो टैक्स बढ़ाना कोई हमारा वो नहीं है कि हम मेन फोकस रखें, बट एट द सेम टाइम यहाँ के लोगों को भी एक बात मुझे लगता है समझनी चाहिए कि जब हम सर्विसेज दिल्ली NCR के हिसाब से चाहते हैं तो टैक्स कम से कम दिल्ली NCR ना हो के तो कम से कम उत्तर प्रदेश के जो कुछ ज़िले हैं, जो आपके कंपेरेबल ज़िले हैं, लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, आगरा है, कम से कम इन शहरों जितना टैक्स तो आप पे करें। आपके शहर की हालत यह है कि आप पिलखुआ नगर पालिका से भी कम टैक्स पे करते हैं। तो अगर इस तरह से हम जाएंगे तो जो संस्थाएं हैं वो ग्रो कैसे करेंगी? तो मेरा बस अनुरोध ये है, मैं इसमें कोई फिगर्स कोट नहीं कर रहा हूँ, और इस बात को एक बार आप स्वयं चेक करिएगा
कि हम टैक्स जो है बाकी उत्तर प्रदेश के ही बाकी शहरों से कितना कम पे करते हैं, और सर्विसेज हम दिल्ली एनसीआर जैसी उम्मीद करते हैं। तो अगर हम सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक संस्था जो है इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पे ही डिपेंडेंट होती है। तो इनकम साइड को भी हमें देखना होगा और एक्सपेंडिचर साइड को भी अगर हम चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो वो फंड कहाँ से आता है? फंड हमारे पास दो जगह से आता है। एक हमारा खुद का जो फंड होता है जो हम रेज करते हैं टैक्सेशन के माध्यम से, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स के माध्यम से। वो एक दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है हमारा वित्त आयोग से। तो उन दोनों सोर्सेज को मिला के हमारे पास फंडिंग होती है। इस फंडिंग का इस्तेमाल करके हम आपके शहर को सुविधाएं देते हैं। तो जितना हमारा कॉर्पस अच्छा होगा उतना ही सुविधाएं हम लोगों को अच्छी दे पाएंगे। और मैं यकीन मानिए लोगों को इस बात से आज के समय में जिस ज़माने में हम लोग रह रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये टैक्स दे रहा है और उसकी जगह 110 रुपये टैक्स पे करना पड़े तो उसको इस बात की तकलीफ़ नहीं है। उससे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि उसको सर्विस जब नहीं मिलती है। तो हम सर्विस ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से अगर, और पढ़ा लिखा पूरा गाज़ियाबाद है, सब लोग इस बात को समझते हैं कि सर्विसेज बेटर करने के लिए हमको अपना इनकम साइड भी जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि टैक्स ज़्यादा है कि कम है। मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप दिल्ली एनसीआर को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के जो बाकी शहर हैं, लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, आगरा है, आप मीडिया बंधु हैं, मेरी बात जितने लोग सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, वो एक बार कंपैरिजन तो कर लें कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं और ये शहर कितना टैक्स पे कर रहे हैं। मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि आपका टैक्स पिलखुआ नगर पालिका से भी कम है तो कोई तो बात होगी इसमें। एक चीज़ और है जो हमारे प्रकाश विभाग को रिलेटेड जो है सर, आमतौर पे ये देखा जाता है कि जैसे IGRS के माध्यम से लोग कंप्लेंट करते हैं और लोग हमें स्क्रीनशॉट्स भी भेजते रहते हैं, फिर वो कहते हैं कि बिना सुनवाई के ही वो क्लोज कर दी कई बार। इवन सर मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैं भी डालता हूँ, फिर 10 दिन बाद चेक करता हूँ तो वो क्लोज हो चुकी होती है सिस्टम में, फिर मैं दोबारा डालता हूँ, लेकिन बार बार फॉलोअप करने पे वो हो जाती है। तो सर इस ढंग का कई जगह देखने में संज्ञान में आता है कि सिस्टम पे कर दी जाती है लेकिन वैसे नहीं होती है। अलग अलग चैनल से फिर रीच आउट करना पड़ता है, लिस्ट ऑफिस में डलवानी पड़ती है, तब जाके होती है। तो सर ये भी एक कंसर्न है हमारे लोगों को। देखिए, दो बातें हो सकती हैं इसमें, मतलब ये एक जनरल बात है तो मैं जनरल आंसर दूंगा इसका। जनरल जैसे लाइट की आपने बात की, लाइट ख़राब थी, आपने कंप्लेंट की और वो ठीक करा दी है तो शायद वो कंप्लेंट जो है क्लोज कर दी जाती है। बट ये एक कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें मेंटेनेंस जो है वो एक निरंतर चलने वाली कार्रवाई होती है। हो सकता है जब आपने कंप्लेंट की होगी तब वो बंद होगी, जब हमारी टीम ने जाके एक तार उसको ठीक कर दिया होगा तो जल गई होगी, और उसके बाद कुछ घंटों बाद जब आप विजिट कर रहे होंगे तो आपको फिर दोबारा लाइट बंद मिली हो। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ हमारे किसी सिस्टम को। सिस्टम में कुछ कमियां भी हो सकती हैं, खामियां भी हो सकती हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ निकल के आती है तो कम से कम आप उस बात को शेयर कराइए और यही उसमें लिखिए कि ये कंप्लेंट जो है वो अभी अटेंड नहीं हुई है और इसको क्लोज कर दिया गया है। तो हम उसका एक बार ज़रूर चेक करेंगे कि हमारी टीम ने जो लॉग बुक मेंटेन करके रखते हैं हम लोग यहाँ पे कि विजिट किया कि नहीं किया वहाँ पे, और उसके कोई जियो टैग फ़ोटोज़, हम लोग अक्सर जियो टैग फ़ोटोज़ मंगाते हैं जब वो लाइट ठीक हो जाती है। तो अगर मेरे पास में जियो टैग फ़ोटो अवेलेबल है लाइट जलते हुए का उस टाइम के बाद जब आपने कंप्लेंट की है, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा फिर लाइट ख़राब हुई है। अगर वो कोई प्रूफ नहीं दे पाता है जब वो जाके उसने अटेंड किया है और उस लाइट को जलाया है, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि उसने कोई लापरवाही की है और उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। बट हमारे पास ये मैकेनिज्म हमने डेवलप किया हुआ कि जब भी कोई लाइट या कोई भी प्रॉब्लम हम लोग अटेंड करते हैं उसका एक जियो टैग फ़ोटो जरूर मंगाते हैं जिसके ऊपर स्टैंपिंग होती है टाइम, डेट एंड प्लेस की। सर आगे जैसे आपकी बहुत क्लासिक स्कीम थी कूड़ा कंचन स्कीम, जहाँ से कूड़े से हम जो है उसको जैसे आपने बीच में भी कुछ ड्रम्स वगैरह भी थे, उसके माध्यम से उसको खाद बनाने वाला जो स्कीम थी। तो सर उस स्कीम के ऊपर आपका एक हल्का सा एक ब्रीफ मिल सके तो। 3-4 चीज़ें हम लोगों ने की हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमने कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया है। शहर में हमने 200 गाड़ियाँ बढ़ाई हैं पिछले महीने, और हमने पूरा सिटी जोन और पूरा कविनगर जोन और पूरा वसुंधरा जोन में नई गाड़ियाँ दी हैं। और जो हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ थी उसमें 2 हिस्सों में बांट के CNG की गाड़ियाँ सारी हमने विजयनगर में दे दी और सारी डीजल की गाड़ियाँ मोहन नगर में कर दी हैं। तो हमारा एक प्रशासनिक प्रबंधन है वो भी इम्प्रूव हुआ है। और इसके साथ में जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग कूड़ा उठाते हैं, तो अभी प्राइवेट कलेक्टर्स बहुत सारे, मैं आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा शहर के लोगों से कि जो नगर निगम के अलावा जो लोग कूड़ा उठाते हैं वो शॉर्ट टर्म में तो आपको लगता है कि शायद सुविधा दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप इस बात को महसूस करिए कि आपके घर से उसने कूड़ा उठा लिया, कूड़ा उठाने के बाद में उसको जो उसमें से निकालना वो निकाल लेता है,
कांच, प्लास्टिक, लोहा, उसको जो भी मिलता है, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए कूड़े को कहाँ लेके जाता है? वो उसको कहीं ना कहीं जगह देख के ग्रीन बेल्ट में या कहीं ओपन स्पेस में उसको फेंक देता है, और उसके लिए फिर हम फोटो खींच के नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर मैंने अपनी गाड़ी आपके डोर स्टेप तक भिजवा दिया है, आज भी मेरे को ये एक फीडबैक मिला कि एक पर्टिकुलर वार्ड में एक पर्टिकुलर आरडब्ल्यू, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक नहीं लगता है, आरडब्ल्यू अध्यक्ष ने कहा कि हम यहाँ पे प्राइवेट लोगों को हमने लगा रखा है, नगर निगम की गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है आपको? आपको नगर निगम इसके लिए ऑथराइज्ड एजेंसी है, आप कैसे मना कर सकते हैं नगर निगम को? और जो प्राइवेट कलेक्टर है वो आपके घर से कूड़ा उठा लेगा, लेकिन उसमें जो बचा हुआ कूड़ा वो कहाँ डालेगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं आपके माध्यम से मैं सब लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को समझिए, और उसके बहुत सारे एंगल होते हैं, उन एंगल्स को समझिए। और इसके बाद में हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग करने पे हमने बहुत पुरजोर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं अनुरोध भी करूँगा नागरिकों से गाजियाबाद के कि वो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को कम से कम अलग अलग करके देना शुरू करें, जिससे कि उसकी वैल्यू निकाल सके, और वैल्यू निकालने के साथ साथ में उसकी प्रोसेसिंग आसान हो सके। तो मुझे खुशी है ये बात शेयर करते हुए कि पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हम लोगों ने अभी अपना ड्राई वेस्ट जो है वो 22 लाख रुपए महीने की कॉस्ट पे बेचा है, तो करीबन 2.5 करोड़ रुपए की इनकम हमने इंश्योर की है कि हम कूड़े से कमाएंगे, और ये ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, और इस टाइम हमारे पहला जो पेमेंट है वो जमा भी हो चुका है। तो ये एक व्यवस्था हमने जो कूड़े से कंचन की आपने बात की। दूसरा, प्लास्टिक जो निकलता है उससे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं उसको भी हम लोग अभी भी लगातार प्रयासरत हैं कि उसको इम्प्रूव और कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ हम प्रोसेसिंग के लिए गार्बेज फैक्ट्री हैं, ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं, MRF सेंटर्स हैं, लीगेसी वेस्ट को प्रोसेस करना है, ये सारे एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी। और सर जैसे इसका कुछ बेनिफिट मैंने सुना था कि वार्ड को भी ट्रांसफ़र होगा फाइनेंशियल टर्म्स में या कुछ। अभी हम लोग एक ऐप हमने डेवलप किया है MSW सिटीजन ऐप करके नाम से। उसके बाद में हम लोग उसको नाम चेंज करने के उसमें है कूड़ा गाड़ी के नाम से उसको करेंगे, जिसमें आप अपनी गाड़ी खुद ट्रैक कर सकते हैं कि कूड़े की गाड़ी कहाँ पहुँची है, तो आप अपना उस हिसाब से कूड़ा रेडी कर सकते हैं देने के लिए। उसका जो आगे के डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि जहाँ से हमें सेग्रीगेशन अच्छा मिलेगा तो हम उन घरों को मार्क करेंगे कि यहाँ से हमें सेग्रीगेशन मिलना स्टार्ट हो गया है, तो कुछ पॉइंट्स हम रिडीम करेंगे। जो यूजर चार्ज हम आपसे कलेक्ट करते हैं वो 50-60 रुपये के आसपास होता है महीने का, तो वो जो यूज़र चार्ज हम आपसे कलेक्ट करेंगे उसमें हम पॉइंट्स रिडीम करने का ऑप्शन देंगे। अगर आप सेग्रीगेट करते हैं तो हम आपसे वो जो यूज़र चार्ज है उसमें जब पेमेंट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स रिडीम आप कर सकते हैं। सर अंत में आप हमारे क्षेत्रवासियों, डेल्टा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि मैंने हमेशा हर प्लेटफॉर्म से एक बात कही है कि साफ़ सफाई करना जितना आसान लगता है शहर का, सबसे मुझे लगता है सबसे कॉम्प्लेक्स काम होता है, जो हर दिन हमें ये प्रूव करना होता है कि शहर साफ़ है, क्योंकि हर दिन शहर गंदा होता है और हर दिन सुबह हमें शहर साफ़ चाहिए। तो 25 लाख लोगों के शहर में 5,000 लोग साफ़ नहीं कर सकते। हाँ, उसकी एक व्यवस्था हम दे सकते हैं, लेकिन जब तक ये 25 लाख लोग नहीं चाहेंगे कि हमें अपने शहर को साफ़ रखना है ये शहर उस लेवल पे साफ़ नहीं रह पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप शहर को साफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम शहर को गंदा ना करें। तो 25 लाख लोग अगर ये ठान लेंगे कि हम शहर को गंदा नहीं करेंगे तो भी मुझे लगता है कि एक अच्छी सफाई शहर में देखने को मिलती है, क्योंकि मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ इस बात में कि गंदा ना करना भी साफ़ करना है। तो नगर आयुक्त जी, आपने हमसे बात करी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।